अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बीजेपी में इस्तीफे पर इस्तीफा हो रहा है। अब तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, 3 मंत्रियों और 11 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इनमें से अधिकांश ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इन अचानक से इस्तीफों की बाढ़ के पीछे के कारण क्या हैं और क्या ऐसा हो गया कि बीजेपी छोड़कर इतनी तेजी से इतने हाई प्रोफाइल लीडर्स बीजेपी से निकल रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले। बहन भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने आपसे कहा था कल कि यहाँ प्रतिदिन प्रति घंटे कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, बड़े बदलाव होंगे और ये बड़े बदलाव आपको अब दिखाई देने लगे हैं। आज सुबह सूरज निकलने के बाद और अस्त होने तक 3 विधायक और 1 मंत्री का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी से आ गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी गहरी राजनीतिक मुसीबत में फंस चुकी है और इतनी बड़ी तादाद में उसके ओबीसी लीडर्स पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या वाकई में ओबीसी समाज को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है, या फिर समाजवादी पार्टी में उनको ऑफर कुछ बड़ा राजनीतिक रूप से मिला है? इतनी बड़ी तादाद में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और आज धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। ये कोई सामान्य नेता नहीं है, बल्कि ये अपने अपने समाज के बड़े और कद्दावर नेता हैं। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितने भी अपनी समाज में इनकी पकड़ है वो बहुत ही मजबूत है। इन्हीं के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी 2017 में। फिर क्या कारण है कि ये 5 साल मंत्री रहने के बाद अपने अपने पद छोड़कर बीजेपी से ऐसे भाग रहे हैं जैसे अगर तुरंत सपा में नहीं पहुंचे तो इनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। कारण क्या है? हमें आज इन कारणों को तलाशना है। मैंने बहुत ही कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज से सांसद हैं, कौशल किशोर जी इनको आमंत्रित किया हुआ है। दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। पहले मैं उनसे चर्चा कर लेता हूं, फिर डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। कौशल किशोर जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। क्या कारण है कि आपकी पार्टी के अधिकांश ओबीसी लीडर्स, अधिकांश ओबीसी विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? कौशल किशोर जी। देखिए, जो लोग भी जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर है कि जब तक के आचार संहिता नहीं लागू हुई, निर्वाचन आयोग ने जब चुनाव की घोषणा कर दी, आचार संहिता लागू कर दी, और जब मंत्री और विधायक के पद का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया, तब उसके बाद कुछ लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं जो जहाँ से चुनाव जीते थे जी, वहाँ से जनता ने इनको नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये वहाँ से चुनाव एमएलए रहते हुए या मंत्री रहते हुए जनता वहाँ की जनता इनसे खुश नहीं थी। और जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर इनको खुद पता था कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हमको पाला बदलना पड़ेगा। क्या इनको पहले से सूचित किया गया था कि इनका टिकट कटेगा, जो है इस कारण ये अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर गए, या फिर अब आप इनके जाने के बाद ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कोई आरोप नहीं लगा रहे। देखिए, जो भी व्यक्ति राजनीति में है वो अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहा है उसको खुद पता रहता है। हम कितना काम किए, कितना गए क्षेत्र में, कितने लोगों से मिले, किन से मिल पाए, कितने लोगों से मिलने के लिए हम समय देते हैं कि नहीं देते हैं, अपने आप उस नेता को, विधायक को, सांसद हो या मंत्री हो, कोई हो, उसको पूरी बात पता रहती है। जनता हमसे नाराज़ है या खुश है, उसको पता रहता है। और ये उनको खुद मालूम था कि हम जो स्थिति है उस स्थिति में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए दूसरे समाज, दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया कर देंगे। आज से अगर 1 महीना पहले ये बात बोलते तो माना जाता कि ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया तो जनता जिसको वोट देगी उसके हिसाब से होगा। भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया नहीं कर पाएंगे वो। मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितनी सुविधाएं जी योगी जी की और मोदी जी की सरकार, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वंचित समाज हो, चाहे अपर कास्ट का वो गरीब वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के गरीब तबके के लोग हों, और चाहे
SC ST के समाज के लोग हों जिनको इतनी सुविधाएं मिली हैं, इतनी ज़्यादा कि वो वोटर कहीं नहीं गया है और इनका खुद का जिन पर आप इनको संभाल नहीं पाए, वोटर बीजेपी और को या तो देगा। फिर आपको इनके जाने का एहसास नहीं है, या फिर कोई चिंता नहीं है, या फिर ओबीसी समाज में एक गलत संदेश गया है। कोई चिंता नहीं है, कोई गलत संदेश नहीं है। जनता जो है इन लोगों को नकार रही है, इनके क्षेत्र की जनता नकार रही है, पूरे प्रदेश की जनता इनको नकार रही है। और आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, और जहाँ जहाँ से ये लोग जिस विधानसभा से चुनाव लड़े थे उस विधानसभा पे बीजेपी के ही विधायक जीत करके चुनाव आएंगे। अच्छा, मेरे साथ धर्म सिंह सैनी जी जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात भी एक बारी सुने, मैं उनसे सीधे साक्षात्कार करूंगा। धर्म सिंह सैनी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आज दोपहर उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, ये आरोप लगाते हुए कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों की छोटे लघु मध्य उद्योगों के व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। सहारनपुर की नकुड़ सीट से विधायक हैं, बसपा में भी रह चुके हैं और बड़े ही कद्दावर नेता हैं ओबीसी समाज के। धर्म सिंह सैनी जी, बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया कार्यक्रम में समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? मिश्रा जी, 2017 में सभी पिछड़े जाति के, अनुसूचित जाति के सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्पेशल पिछड़े वर्ग के लोगों ने केशव मौर्य जी के नाम पर वोट दे करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचार किया था, और केशव मौर्य जी के नाम पर पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री के नाम पर उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित लोगों ने वोट दिया था। लेकिन 17 में रिजल्ट कुछ और आया और मुख्यमंत्री कोई और बने। चले, उसमें भी कोई बात नहीं थी कि हाँ भाई चलो एक सन्यासी आदमी, सन्यासी व्यक्ति सभी वर्ग धर्म के मजहब के लोगों को लेकर के साथ चलेंगे, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी और सरकार बनने से लेकर के आज तक पिछड़े, शोषित, दलित लोगों का जिस तरीके से शोषण हुआ, न कहीं रोजगार में, न कहीं और किसी अन्य जगह में, न अधिकारियों के रूप में IAS, IPS, कहीं भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के अधिकारी कहीं तैनात नहीं किए गए। यहां तक के थानों में थानेदार भी विशेष जाति के प्रत्येक जिले में भारी संख्या में लगाए गए, जिसमें कोई भी पिछड़े और अनुसूचित जाति के थानेदारों की तैनाती नहीं की गई। जब पूरे तरीके से पिछड़े और दलित समाज के जनप्रतिनिधियों की बात प्रदेश में अधिकारी, चाहे वो तहसील, थाने या कलेक्ट्रेट में नहीं सुनी जाती थी, तो आपको अच्छी तरह जानकारी होगी कि लगभग 2 वर्ष पहले सदन चलते हुए लगभग 140 विधायक और कुछ मंत्रियों ने अप्रत्यक्ष रूप से धरना दिया था विधानसभा में सरकार के खिलाफ कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उसको दबा दिया गया, अलग अलग बुला करके। धर्म सिंह सैनी जी, मुझे एक बात बताइए, मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं आपके तर्कों से, क्योंकि 5 साल आप मिनिस्टर रहे, आपने कैबिनेट में यह मुद्दा कभी क्यों नहीं उठाया? आपने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, क्या आपने उसमें यह मुद्दा उठाया? टॉप लीडर से यह बात आपने कही जो अभी मुझसे आप लाइव बोल रहे हैं? मैं यही तो बात, मेरी बात पूरी अगर आप सुन लें, वो मुद्दा यही, जब नहीं हमारे जितने भी पिछड़े और अनुसूचित जाति के शीर्ष नेता थे, सबने आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के सामने जब नहीं उठाई, तो विधायकों ने सदन चलते हुए धरना दिया, और धरना देने के बावजूद भी जब उनकी आवाज दबा दी गई, तो फिर यह तय किया कि इस सरकार में कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए समय का इंतजार करें। और वो समय आया है, अब सब लोग एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग त्याग पत्र दे रहे हैं।
और ये आग 2 वर्ष पहले से सुलगी हुई है। आप लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बात की, कभी कैबिनेट में, कभी चीफ मिनिस्टर के साथ या प्रदेश अध्यक्ष के साथ, प्रभारी संगठन मंत्रियों के साथ कोई चर्चा की? मैं बता रहा हूं कि हमारे जो हमने नेता चुन रखे हैं पिछड़ी जाति के, हमने भी नेता चुन रखे हैं। उन नेताओं ने अपने अपने प्लेटफार्म से उनके सामने बात रखी, लेकिन अनसुनी कर दी गई बिल्कुल किसी तरीके से, और मेरे ख्याल में उन्हें अपमानित किया गया। तो क्या आपको आपके विभाग में अपमानित किया गया? आपको वो सम्मान नहीं दिया गया जो वायदा करके आपको लाया गया, ये कहना चाहते हैं आप? मेरे विभाग की स्थिति तो ये थी कि मेरे पास में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग था। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में मुझे ये नहीं पता कि मेरे यहाँ प्रमुख सचिव कौन था। कभी मैंने बैठक नहीं ली, कभी मेरे पास कोई फाइल नहीं आई। और आपको आश्चर्यजनक बात मैं बताऊं कि प्रश्नोत्तरी देने के लिए, सदन में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी उस विभाग के अधिकृत मंत्री महेंद्र सिंह जल शक्ति आप मंत्री थे, विभाग नहीं। के मंत्री 3 साल से आपको कोई मीटिंग नहीं की, आपको प्रमुख सचिव का नाम नहीं पता, नहीं। आपके पास कोई फाइल नहीं आई, ये बात आप इतनी जिम्मेदारी से नहीं, कैसे? कोई फाइल नहीं है। आप आर यू श्योर? पक्का? अगर किसी फाइल पर मेरे दस्तखत हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 साल एक मंत्री के पास उसके विभाग की एक फाइल न जाए? आपका प्रमुख सचिव आपसे मिलता था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी कभी उसकी फोन पर बात भी नहीं हुई। मैंने इसके संबंध में हमारे संगठन Oh my मंत्री God. सुनील बंसल जी से कई बार कहा कि सुनील जी, मेरे से ये विभाग हटा लिया जाए। जब मुझे कोई अधिकार नहीं है तो मेरे से विभाग हटा लिया जाए। तो 3 साल आप अपने लेकिन विभाग में उन्होंने करते एक क्या बात रहे नहीं फिर? सुनी। कुछ नहीं, जब मेरे पास फाइल नहीं आती थी, मेरे नाम के आगे लिखा हुआ था, इतना बहुत था। तो आपने कभी चीफ मिनिस्टर से इस बात इससे की ज्यादा- कंप्लेंट की? मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों को सबको देखने वाले केवल सुनील बंसल जी थे, केशव मौर्य जी थे। दोनों के सामने मैंने ये बात रखी कि मेरे पास न कोई फाइल आती है, न अधिकारी मेरे से बात करते हैं। और इस विभाग को या तो मुझे इंडिपेंडेंट रूप से दे दिया जाए या फिर इससे मुझे हटा लिया जाए। मेरे से लिखो, मैं अगर लिख करके दूंगा तो इसमें किरकिरी सरकार की होगी। ये अधिकार थे पिछड़ी जाति के मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को। लेकिन मेरे साथ कौशल किशोर जी मौजूद हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आपकी पूरी बात वो बड़े तसल्ली से मैं सुन रहे प्रणाम हैं करता हूं। जी, और बड़ी तसल्ली से वो आपकी बात सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपका टिकट जी, कट जी। रहा था और आप अपने क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से हारने वाले थे। इस भय से आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ब्रजेश जी, धर्म सिंह को टिकट कटने या जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ करके अपने क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति हूं। ये परवाह वो करें, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, जो चुनाव लड़ने की हिम्मत न करते हो और वो बैकडोर से एमएलसी बन करके सरकार चलाने का काम कर रहे हो या संगठन चलाने का काम कर रहे हो। हम लोग निर्दलीय आए, मैं चैलेंज करता हूं, ये 5 लोग आए, 4-5 लोग आए, मेरे सामने चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीट खाली कर दी है। जब मेरा टिकट कर रहा तो ये लोग आए, जब इतनी भारी भरकम सीट है भारतीय जनता पार्टी की, ये लोग आए, मैं चैलेंज करता हूं। सोच लो, इतने बड़े लोगों को इनवाइट कर रहे हो, अगर इनमें से कोई लड़ने आ गया तो आपकी जमानत न जब्त हो जाए। मेरी नहीं, इनकी जमानत जब्त होगी। आप भेजिए तो इनको। ये कुशल किशोर जी बैठे, माननीय मंत्री जी, इनसे कहिएगा कि इन 4 लोगों में से किसी को भेज करके मेरे सामने चुनाव लड़े। जितना गुस्सा आप अभी मेरे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, जब मंत्री थे तो क्यों नहीं गुस्सा दिखाया? आपको आपके हक और अधिकार मिलते। सुनील बंसल जी गवाह इस चीज के। मैंने यहां तक कहा कि मैं इससे अच्छा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूं। उन्होंने कहा नहीं, चलो हम बात करते हैं। इसी तरह टाल मटाल होती रही। हमने भी सोचा कि भाई अब जब काम नहीं चलता तो समय निकालो, समय आने पर अपना निर्णय लेंगे। पर यह कैसे हो सकता है कि 3 साल एक मिनिस्टर के पास उसका सेक्रेटरी मिलने नहीं आया, फोन नहीं किया, कोई फाइल तक नहीं आई? हाउ इज इट पॉसिबल? कोई फाइल नहीं। मैंने बताया ना कि मैं सदन में भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए अधिकृत नहीं था। उसमें भी जल शक्ति मंत्री माननीय
महेंद्र सिंह जी अधिकृत थे और वही उसके उत्तर देते ओके, थे। अब देखिए कौशल जी ने आपकी बात बहुत तसल्ली से सुनी। मैं चाहता हूं कि कौशल जी आपके तथ्यों का एक एक करके जवाब दें। कौशल जी, आपने सुना कि एक मिनिस्टर की पीड़ा, इनके पास इनका सेक्रेटरी मिलना तो दूर, 3 साल से इनको टेलीफोन तक नहीं किया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, मैं अभी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हूँ। मैं जिसको चाहूँगा बुलाऊँगा, सरकार है, मैं सरकार का एक अंग हूँ। और जो मंत्री होते हैं, मैं तो राज्य मंत्री हूँ। सैनी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे और मैं कह रहा हूँ कि वो सरकार है और किसी भी चीज़ का जवाब सरकार का सामूहिक जवाब होता है। किसी ये बात जो है जो माननीय सैनी जी बोल रहे हैं, इसको जो लोग भी डिबेट में देख रहे होंगे वो ये मान रहे होंगे कि ये मंत्री बनने के लायक थे भी कि नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं आप? मंत्री बनने के लायक क्यों नहीं थे? ये पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं कौशल जी, ऐसी बात नहीं है। वेरी सीनियर लीडर रह चुके, अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपना डिपार्टमेंट नहीं चला पा रहा है, किसी विभाग का अगर कोई मंत्री है और अधिकारी उससे मिलने ही नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि अगर 3 सालों में फाइल पर दस्तखत दिखा दो तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कह रहे राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर किसी फाइल पे दस्तखत दिखा दो। अरे भाई, राजनीति से संन्यास लेने के लिए तो देखिए, बाहर जाकर के बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है। और जब बीजेपी में थे, जब सरकार में थे, तब कभी नहीं बोले, कभी नहीं कहे, कहना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ जिस डिपार्टमेंट में आप बुलाएंगे, ये एक प्रिविलेज होता है, एक विधायक का प्रिविलेज है कि अगर वो पहुंच जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी उठ करके खड़ा होगा और बैठने के लिए कहेगा, उसके बाद वो बैठेगा। सरकार का मंत्री जो है, यहाँ तक के जो राज्य मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री या उससे भी उपराज्य मंत्री। कौशल जी, आप ये जो प्रोटोकॉल बता रहे हैं, अधिकारी के पास जाने, मुझे याद है कि आप जब सांसद थे, मंत्री नहीं बने थे, लखनऊ का कलेक्टर तक आपका फोन नहीं उठाता था। किसका? मेरा? जी नहीं, गलत बात। आपने खुद शिकायत की थी एक बार, आपने एक पत्र भी भेजा था KGMU को। सुन लीजिए, अगर कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया तो मुझे पलट करके फोन कलेक्टर करते थे। और अगर नहीं किए तो मैं शिकायत करता था। अगर कोई ये हो, मैं ये कह रहा हूँ, ये शिकायत खुद मंत्री जी ने क्यों नहीं किया? मैं विधायक, मैं सांसद हूँ मात्र, अब तो मंत्री हो गया हूँ। हाँ। लेकिन मंत्री की इतनी बड़ी पावर है कि अपने डिपार्टमेंट को कैसे चलाएगा, ये किसी भी अधिकारी को बुला लेंगे, वो खड़ा रहेगा। अच्छा, एक चैलेंज उन्होंने सामने रखा है, अपने पावर का कि आप अपनी पार्टी के जिस भी बड़े नेता को बड़ा मानते हैं, इनके सामने खड़ा करिए चुनाव में। देखिए, मुझे खड़ा करने का तो पावर नहीं है, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि इनके सामने किस लेवल का आदमी खड़ा किया जाए। जी, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। तो पार्टी जो व्यक्ति को जी, खड़ा आपको करेगी, मेरा वो टिकट व्यक्ति काटने का भी आएगा अधिकार नहीं है। और वहां पर निश्चित तरीके से चुनाव लड़ेगा और भाजपा का ही व्यक्ति चुनाव जीत करके आएगा। तो आपने ये फिर कैसे कह दिया कि इनका टिकट कट रहा था और ये अपने क्षेत्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया? मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब आप जनता का, आप खुद आप वो अच्छा बता रहे हैं ना, अपने को बता रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनता था, मेरी सेक्रेटरी बात नहीं सुनता था, मुझे फोन नहीं किया। हम फिर उस लायक हैं कि नहीं है? मैं हूं, मेरी अगर बात अगर मेरे डिपार्टमेंट का आदमी नहीं सुनेगा, तो मेरे डिपार्टमेंट में रहेगा कैसे? हाँ, ये आपका तर्क सही है। आपका तर्क सही है। धर्म सिंह सैनी जी, मंत्री जी के इस तर्क का आप जवाब दो, ये तर्क उनका उचित है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ब्रजेश जी, माननीय मंत्री जी को, कि अगर मेरे किसी फाइल पर सिग्नेचर हो, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, और विधानसभा सत्र के चलते हुए मैं अधिकृत हूँ उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जी, ये भी रिकॉर्ड है। तो ये सब रिकॉर्ड है, तो ये अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, क्योंकि उसके कैबिनेट मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्होंने कहा हुआ था कि इससे कोई संपर्क नहीं रखना, न इसके यहाँ जाना, न इसके यहाँ कोई फाइल भेजनी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं देखते थे, लेकिन नाम बदनाम करने को मेरे नाम के आगे लिखा हुआ था कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। ब्रजेश जी, कौशल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लीडर का मतलब है नेतृत्व करता। कहीं भी अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, किसी के साथ जुल्म होता है तो हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। जी,
और अगर मेरे साथ खुद हो जाए अन्याय, मान लिया एक मिनिस्टर के साथ अगर लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये आवाज़ उठाई क्यों नहीं, ये बोले क्यों नहीं? बोलिए भाई और धर्म अगर सिंह ये जी, नहीं माना था तो अगर 2 आप साल, इतनी 3 साल तकलीफ इंतजार में थे तो करने आप की पहले जरूरत थी। क्यों उस नहीं समय बोले? इस्तीफा देना चाहिए था, मिनिस्ट्री से एमएलए रहते। जी ब्रजेश जी, मैं खुद कई बार सुनील बंसल जी से मिला, एक बार मैं खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को साथ लेकर के मिला हूं और कहा हूं कि इस तरह मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर मत करो। इससे ज्यादा और क्या कह सकता था मैं? तो आप तो आयुष मंत्रालय भी देखते थे, आपको तो आयुष यूनिवर्सिटी वगैरह भी तो आयुष- खोली आपने। हाँ, आयुष मंत्रालय में देखता था, उसमें मुझे कोई अधिकार था, ये बात सही है, लेकिन अधिकार ये था कि मेरे से ये नहीं पूछा गया कि आयुष यूनिवर्सिटी लखनऊ में बननी चाहिए या गोरखपुर में। आयुष यूनिवर्सिटी, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं उस विभाग का मंत्री था, और आयुष यूनिवर्सिटी जो पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी थी, जिसमें काउंसिलिंग में पूरे उत्तर प्रदेश के बीएमएस के लड़के, होम्योपैथिक, यूनानी और जी। बीएमएस उसके आयुर्वेद के बच्चे जो जा करेंगे, काउंसिलिंग गोरखपुर हुआ करेगी। काश अगर वो लखनऊ में यूनिवर्सिटी होती तो सब बच्चों को एक सेंटर प्लेस मिलता है और वहां कम से कम वो अपनी काउंसिलिंग में उन्हें सहूलत रहती है। ताज जिंदगी वो बच्चे गालियां दिया करेंगे, कोसा करेंगे मुझे भी और मेरे मुख्यमंत्री को भी कि एक छोर पर, उत्तर प्रदेश के एक छोर पर आयुष यूनिवर्सिटी बना दी। जी और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की इतनी औकात है कि एक सहारनपुर में यूनिवर्सिटी बनी है, वहां का वीसी कौन जात का है, और एक गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बनी है, उसका वीसी भी किस समाज से है ये देख लीजिएगा। यानी और किसी समाज का कोई व्यक्ति नजर नहीं आता था, केवल एक ही वर्ग का। मुझे एक बात आप बताओ कि आपको अखिलेश यादव क्यों पसंद है? आज मैंने देखा आप समाजवादी पार्टी ऑफिस भी गए थे, आपकी तस्वीरें भी अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पे आई, आपने अखिलेश यादव को क्यों चुना? नहीं, जब मैंने ब्रजेश जी पार्टी छोड़ी, उससे इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से, तो अखिलेश जी का मेरे पास फोन आया था कि सैनी जी आपसे मैं मिलना चाहता हूं, क्या आप मिल सकते हो? तो मैं आ जाऊंगा। समय उन्होंने मुझे समय दिया और मेरे से वो मिले जी। और उन्होंने आग्रह किया कि आप जो है, आपका शोषण हुआ है, आपके समाज का शोषण हुआ है, आपके वर्ग का शोषण हुआ है, आइए मैं वेलकम करता हूं, अगर आप ठीक समझे तो आप मेरी पार्टी में आइए, मैं आपको पूरे तरीके से सम्मान दूंगा, आपको जलील नहीं करने का, आपके वर्ग का, आपके पिछड़े अनुसूचित जाति के लोगों का मैं सम्मान करूंगा। तो आपकी आज मुलाकात हुई तो कैसा क्या रहा आपकी मुलाकात पे, उनका व्यवहार कैसा रहा आपके प्रति? मुझे बहुत अच्छा लगा उनका व्यवहार। मैं इस बात के लिए मैं दाद देता हूं कि कितने कुशल व्यवहार व्यक्ति, हालांकि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी देखे, लेकिन मैं कभी उनके पास विपक्ष में रहते हुए कभी ना कोई काम गया, ना कोई मेरे से उनका कोई मतलब था, लेकिन आज मैं मिला हूं, लगभग 1.25 घंटे मैं उनके साथ रहा हूं, और उन्होंने जिस तरीके से मेरा सत्कार किया है, मेरे साथ व्यवहार किया है, तो ऐसा नेता हकीकत में अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो इससे बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। यही बात तो आप अमित शाह के लिए भी कहा करते थे जब पिछली बार आपने ज्वाइन किया था कि ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। जी, मैं तो क्या कह रहे थे, मैं समझा नहीं। आपने ये कहा था कि अमित शाह भी बहुत बेहतरीन नेता, आपने बड़ी तारीफें की थी। मुझे याद है कि आपने जब ज्वाइन किया था उस वक्त आपने बहुत तारीफें की थी उनकी। नहीं, तो अमित शाह जी के मंत्रिमंडल में जब शामिल होऊंगा तो और वो उनका व्यवहार देखूंगा तो मैं उनकी मुझे तजर्बा नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तजर्बा करने के बाद ही पता चलता है अच्छे बुरे का। पर बीजेपी कह रही कि आपका टिकट काट दिया, आपको मनाने की कोई बात ही नहीं, हमने तो एक फोन तक नहीं किया, किसी ने मनाया तक नहीं। मैंने ब्रजेश जी कहा कि मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है, न भाजपा के न किसी और दल की, ईश्वर ने चाहा, मेरा इतना जनाधार है कि मैं अपने आप के निर्दलीय लड़कर के भी चुनाव जीतने की क्षमता रखता हूं। मेरे कार्यकर्ता, मेरे वोटर, मेरे मतदाता, मेरा ईश्वर मेरी साथ है, मैं निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सक्षम हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल किशोर जी और धर्म सिंह सैनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपस में इंटरेक्ट भी किया। हमने कोशिश की कि इन दोनों को के क्या क्या आपस के मतभेद हैं उनके बारे में चर्चा भी की जाए।
बहनों भाइयों, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा विलंब हो गया। हीरो वाजपेयी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंखुड़ी पाठक भी आज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पंखुड़ी को कांग्रेस ने आज नोएडा से प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। मेरे साथ फैजान खान हैं बीएसपी से, मनोज राय धूपचंडी हैं समाजवादी पार्टी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में पहले पंखुड़ी से ही करना चाहता हूं। पंखुड़ी जी, बधाई कि आपको कांग्रेस ने नोएडा से टिकट दिया है। आज 125 सीटों पर डिक्लेरेशन की है कांग्रेस ने, 50 से ज़्यादा सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी उतारा है। आपका ये पहला अनुभव है चुनाव लड़ने का, आप तैयार हैं? ब्रिजेश जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। हमारे ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं, पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जो आज लिस्ट निकाली गई, प्रियंका जी ने कहा ये युवाओं की और महिलाओं की लिस्ट है, और एक वादा उन्होंने, एक प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि हम 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देंगे, और वो वादा आज उन्होंने पूरा किया है। मुझे याद है कि जिस समय ये घोषणा हुई थी और तमाम, क्योंकि चैनलों पे मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तो ये सवाल उठा था कि कैसे ये संभव होगा। कई लोगों का ये कहना था कि आप सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके परिवार की महिलाओं को आप लोग टिकट देंगे, लेकिन आज आपने देखा है कि मेरे जैसे एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाली महिला को भी टिकट मिला है, और तमाम इस तरह की महिलाएं हैं जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, संघर्ष कर रही हैं, बहुत ही सामान्य घरों से। पर आपको अंदाजा है कि कांग्रेस के छोटे टिकट के घरों से जोखिम हैं, क्या लेकिन होते हैं? लड़ाई कांग्रेस के उन्हें पास बड़ी कोई लड़ी वोट बैंक नहीं है, कोई जाति का जमावड़ा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बहुत जाति का ग्लैमर नहीं है। आप कैसे चुनाव में अपने को प्रतिद्वंदी मानिएगा? देखिए, ये जो यहाँ जाति का जो खेल बना हुआ है, और अभी भी जो हम तमाम लोगों को देख रहे हैं, मैं सुन रही थी इस कार्यक्रम में, इससे पहले जो आपकी चर्चा हो रही थी, जिस तरह से ये बात आती है कि चुनाव से पहले सबको एकदम से अपनी जाति ध्यान आ जाती है। कोई कहता है कि हम पिछड़े हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन 5 सरकार में बने रहते हैं और 5 साल बाद कहते हैं कि हमारे साथ पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हो रही है। कोई कुछ कहता है, तो जाति का खेल तो देखिए लगा रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक नई दिशा प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दी है महिलाओं की बात करके। और क्योंकि मैं अपने खुद के अनुभव से भी ये बता सकती हूँ, मैं लंबे समय से क्षेत्र में हूँ, कि महिलाओं की बात करने का जो असर हुआ है, महिलाओं में बहुत उत्साह है। मैं जहां पर भी जाती हूँ बड़ी संख्या में मुझे महिलाएं मिलती हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति आज चाहे किसी को समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने का जो उसकी दिशा है, उसको बदलने का काम प्रियंका जी ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज राय धूपचंडी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैसे पंखुड़ी पहले समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रही हैं, इसलिए दोनों एक ही पार्टी के आते हैं, अब वो कांग्रेस में चली गई हैं। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। ये इतने दल बदलू क्यों ले रहे हो भाई? अचानक से ये गेट खोल दिया है क्या आप लोगों ने, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, सवाल दल बदलू का नहीं है। सवाल ये है कि जो जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो छले गए हैं, उनको हम लोग अपने साथ ले रहे हैं। और ये इसलिए ले रहे हैं कि 85-15 की लड़ाई है। हम लोग शुरू में नारा लगाते थे कि नहीं भाई, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा वो उसके साथ रहेंगे हम सब। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़ों को, चाहे साक, सैनी, कुशवाहा, राजभर या और भी जो जातियां हैं, चौहान हुए, उनको जिस तरीके से मंत्रिमंडल में रख के अपमानित किए हैं। अभी मैं सुन रहा था आपका डिबेट, सैनी साहब कह रहे मिनिस्टर के पास 3 साल से। आप बताइए, आप कल्पना करिए कि कितना। वैसे मुझे अभी भी यकीन पता नहीं क्यों करने का दिल नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन जो पुराने आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, वो पुराने नेता हैं, लेकिन आप कल्पना करिए कि क्या हाल रहा होगा पिछड़ों का इस सरकार में। लेकिन इनके जाति के पीड़ा जो से अफसर गुजरे थे, होंगे वो, जो जाति के मंत्री थे, जो जितने इनके जाति के मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, देखिए वो कितने मजे में हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, उनके घोटाले छप रहे हैं, लेकिन पर 5 साल ये लोग मिनिस्टर रहे, खूब सरकार में मौज की, डंडा झंडा प्रोटोकॉल लिया, अब आपके यहाँ आ रहे हैं, तो फिर आपका कार्यकर्ता, आपका नेता कहाँ जाएगा? सवाल इस बात का नहीं है। हम अपने जो हमारा सिद्धांत है, जो समाजवादी सिद्धांत है, और जो हम लोग चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की बात करे, जो पिछड़ों की हक दिलाने की बात करे, जातिगत जनगणना की बात हमारे साथ आए, उसको हम अपने साथ रखेंगे और उसको पूरा मान सम्मान। आपके यहाँ भर्ती योजना कब तक के लिए खुली हुई है जी? ये भर्ती योजना कब तक के लिए खुली हुई है? भर्ती योजना क्या है? हम लोग जब तक सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोग और जातिगत जनगणना वाले लोग,
दलित पिछड़े महिलाओं को इज्जत करने वाले लोग, नौजवानों को रोजगार दिलाने के नाम पे लोग हमारे यहाँ आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। आप इतने लोगों को एडजस्ट कैसे करिएगा जितने चले आ रहे हैं आपके यहाँ? 14 हो गए, पता है आपको एमएलए जो इस्तीफा दिए हैं? जी 14 हो गए, अभी और सूची बढ़ेगी। और सबसे पहले खबर आपके यहाँ से ही हम तो लोग सपाई कहाँ से लड़ेगा फिर? ये सब सपाही तो हो रहे हैं। ओके, तो आपका मूल वाला क्या करेगा फिर? सब मूल हैं, ये भी मूल हैं। सब मूल हैं। जो आ गया समाजवादी पार्टी में, जिसने आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, वो सपा का है, वो हमारा है। हम कहीं योगी आदित्यनाथ जी की तरफ बंटवारा नहीं करेंगे कि ये पिछड़ा है, साक सैनी, कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, चौहान है तो इसके अफसर से इसको दबवाएंगे, इसको काम नहीं करने देंगे। यहाँ इस तरीके का फंडा नहीं है। अरे तो दे देते टिकट, क्यों जाती पंखुड़ी कांग्रेस में जब सबको सपाई बनाने पे उतारू हो? तो पंखुड़ी जी टिकट नहीं मांगी थी उस समय, आप पूछ लीजिए। ओके, ऑल राइट। फैजान खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैजान जी। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, मेरे ख्याल से मतलब क्या आपको क्या लग क्या रही, हो क्या रहा है? एक मिनिस्टर साहब थे, क्या कह रहे थे, 3 साल से फाइल ही नहीं आई। ये अहंकारी सरकार थी, ये सबको पता था। जिस तरह से उसने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ तमाम तरह के परेशानियां खड़ी की, तो ये सबको इल्म है इसका ब्रजेश जी। लेकिन ताजुब की बात एक है, जो आपने अभी इनसे सवाल किया कि इतने लोग आ रहे हैं, और जो अभी सैनी साहब मंत्री जी बता भी रहे थे, जो दलितों पिछड़ों की बात करने वाले थे, ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। लेकिन जा भी कहाँ रहे समाजवादी पार्टी में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद रिजर्वेशन प्रमोशन के खिलाफ हैं, और उन्होंने जितने भी बड़े भर्ती आपने देखा होगा सबको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। डिमोशन हो गए सारे वो आरक्षण के लोगों को जिनको प्रमोशन मिला हुआ था। तो वो पिछड़ों की बात करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ये अगर इनके यहाँ जा रहे हैं तो आपके पेट में मरोड़ क्यों है? मेरे पेट में क्यों मरोड़ होगा? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ में दिख रहे हो आप भाई, क्योंकि हम आज देखिए, आज समाजवादी पार्टी जिनको ले रही है उनको, अब आप बताइए, आप सुनील सिंह को ले रही है, आप कहेंगे पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? एकदम होगी। कौन सुनील सिंह? सुनील सिंह जिनको हिंदू युवा वाणी को लिए हैं, जिसने औरतों को जो है उसको निकाल के कब्र से बलात्कार की मुसलमानों की बात की थी। ऐसे लोगों को तो दर्द होगा ही होगा। अगर संविधान के खिलाफ लोगों को लेंगे और नफरत फैलाने वाले लोगों को लेंगे, समाज में जो लोग नफरत पैदा करें, तो आप में भारतीय जनता पार्टी में फर्क पर ये जिनके अंदर की आत्मा जग गई है, जिनको दलित, पिछड़ा, विरोधी, वो शोषित, वंचित सब समझ में आ गया, अचानक से रात में सपना आया, सुबह आत्मा जगी, ये सारी आत्माएं विक्रमादित्य मार्ग की तरफ क्यों जा रही हैं? माल एवेन्यू साइड क्यों नहीं आ रही हैं? मतलब बीएसपी की तरफ? इसलिए क्योंकि हम सेम विचार के नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सेम विचार है, हम उस विचार के हैं नहीं, तो जाहिर सी बात हमारे पास कहां से आएंगे भाई? इस घर से उस घर यही तो ट्रांसफर हुआ है, कोई अपार्टमेंट थोड़ी ना बदला है। पर आप देखो कि बीएसपी की तरफ तो कोई आ नहीं रहा है। बीएसपी के पास कौन नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए। अब हम बोटी वालों को नहीं ले रहे हैं, देख के मत कह देना कि कोई बड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इमरान आ गए हैं समाजवादी पार्टी। तो इमरान मसूद के भाई कहां तो जाना ही था। नहीं ब्रजेश जी, इमरान मसूद साहब के भाई कहाँ हैं? वही तो कह रहा हूं ना, उन्हीं को तो लिया आपने। तो फिर तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई नहीं आ रहा? हमारे पास इमरान इधर आए तो उनको जाना है, तो विपरीत रहते हैं। शामिल करेंगे जो हमारे विचार है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मिशन भी है। हम ऐसे लोगों को शामिल नहीं कर पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में मलाई क्या फिर समाजवादी पार्टी में चला जाए। और समाजवादी पार्टी का सिद्धांत भी हमें पता है, आपको भी पता है। ये तो विरोधी, ये लोग भी आरक्षण विरोधी रहे भाई। पर देखो पिछड़ों की एक बड़ी गोलबंदी वहां तैयार हो रही ना, पिछड़े दलितों की एक बड़ी गोलबंदी वहां बन रही है। आपको चिंता नहीं सताती इस बात की? नहीं, हमें चिंता क्यों सताएगी, क्योंकि समाज पूरी तरह से सजग है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ दोहरा मापदंड किया, झूठ और फरेब कहा, घोषणा पत्र में झूठे वादे किए और किसी को पूरा नहीं किए, जिसका नतीजा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी लोगों को पता है कि वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय जुमलेबाजी के। ऑल राइट, थैंक यू। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। सुबह होती है और कोई ना कोई इस्तीफे का ऐलान होता है, दोपहर होती है किसी मंत्री का इस्तीफा होता है, फिर अपराह्न होता है, फिर विधायकों का इस्तीफा। ये तो प्रतिदिन की प्रक्रिया हो गई है। तो यूपी का राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहा है, लेकिन जो दल बदल करके आ रहे हैं, जिनको लोग कह रहे हैं बगावती हैं, जिनको लोग कह रहे हैं आप 5 साल बोले नहीं, कहा गया है कि सिल जाते हैं होंठ, कभी गलत को गलत न कह पाए, और देखा सुना सब महसूस किया पर बगावत न कर पाए। उसके पीछे कारण होते हैं। सरकारें और सत्ता का जो चरित्र और स्वरूप सामने आ रहा है, उसमें जब तक चुनाव की आचार संहिता नहीं लगती, कोई बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाता।
क्योंकि तमाम उसके ऊपर जांच शुरू हो जाएगी, शिकंजा कस जाएगा। ये बात आपने महसूस किया होगा कि ये मंत्री जो आज इस्तीफा दे रहे हैं, ये रात रात भर छुप छुप कर घूम रहे हैं। इनके लिए जहाज आकर खड़ा हो रहा है और ये ठेला पे बैठ के भाग रहे हैं, ये ढाबा में खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं खटिया पे, और ये रजाई गद्दा तक का इनको परवाह नहीं जाड़े माँ। ये इतना भागे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ रह रहे हैं लोग कि किसी तरह जान बची रहा है, पहुँच जाओ सपा दफ्तर। ये वो लोग हैं। परिवर्तन लाने के लिए ये कह रहे हैं कि आज हम साथ आए हैं। परिवर्तन आए ना आए, लेकिन अभी तुरंत उत्तर प्रदेश में एक मैसेज ये गया है कि ओबीसी समाज, वो उसके नेता बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। बीजेपी इस नुकसान में है, वो बोले ना लेकिन महसूस कर रही है। बीजेपी इसकी भरपाई करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन कैसे होगी, क्या चमत्कार होगा। आज 29 सीटों का ऐलान हो गया अखिलेश के और जयंत चौधरी के गठबंधन का। 19 सीटों पर जयंत चौधरी के प्रत्याशी घोषित हो गए और 10 पर अखिलेश यादव के। तो अब चुनाव में कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। दल बदल की आंधी तेज है। 126 विधायकों की बात कही जा रही टूटेंगे। ये कहा जा रहा है कि रोज एक मंत्री इस्तीफा देगा। कब तक देगा, कौन देगा, बहरहाल ये देखना होगा रोज। लेकिन धर्म सिंह सैनी अभी बैठे थे। धर्म सिंह सैनी की बातें बहुत सारी आपने सुनी, लेकिन एक बात सही है कि वो मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और बीजेपी में उनका डिमोशन हुआ। वो यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने को मजबूर रहे, और जब उनकी शपथ हुई थी, आपको याद होगा आसियाना में जो ग्राउंड है, भाजपा की सरकार बनी थी 19 मार्च 2017 को जी, तो वहाँ पर भी वो बहुत दुखी थे और उस दुख को 5 साल तक नहीं मिटा पाई भाजपा। तो स्वाभाविक है कि धर्म सिंह सैनी का हक बनता है अपनी बात कहने का। और आप नेताओं में अगर देखेंगे तो जो राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं, उसमें धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं का नाम है। तो वो कई बार मंत्री रहे, चाहते तो सरकार उनको फंसा सकती थी, लेकिन अपने बेदाग शैली से ही लोग बचते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज जो लोग छोड़कर चले गए वो सब ठीक हैं। तमाम सारी समस्याएं आती हैं। देखिए, इज्जत, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा, ये सब कभी एक जैसे नहीं रहती हैं। ये सब आनी जाने वाली चीज़ें हैं। कभी भी दाग लग सकता है, कभी भी आप उस शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये जहां आज हम आप हैं, वहां कल कोई दूसरा था, कल कोई और होगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। जोड़ तोड़ से चिल्लाकर परिवर्तन किए जाते रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कहते हैं कि पत्ते सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। तो ये मौसम जो चल रहा है इस समय, पर ये बताओ कि इतनी तादाद में विधायक कैसे छोड़ के जा रहे हैं? 14 एमएलए का छोड़कर जाना, 3 कैबिनेट मंत्री, वो भी ओबीसी कम्युनिटी के, और वो भी गंभीर आरोप लगा के ओबीसी कम्युनिटी की उपेक्षा के। बीजेपी इस मुद्दे को एड्रेस क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की तरफ से इतनी खामोशी क्यों? एटलीस्ट कम से कम केशव प्रसाद मौर्य जी को सामने आके बात करनी चाहिए, स्वतंत्र देव सिंह जी को भी आके सामने बात करनी चाहिए। एटलीस्ट उन दोनों को तो बात करनी चाहिए। जब कोई दल बहुत बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर गुटबाजी और मनमुटाव बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। दिखाई भले ना पड़े, लेकिन भाजपा में आज व्यक्तिगत रूप से पेन लेने वाला या सब पर निगाह रखने के लिए कोई एक ऐसा नेता होना चाहिए, जैसे अमित शाह जो चाणक्य की भूमिका में 2017 में थे। आज कोई रूठ कर जा रहा है तो मनाए कौन? मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी ने जिन लोगों को पार्टी में लिया, उनको पद दिया, उनको सम्मान दिया, लेकिन सरकार में रह के वो असंतुष्ट रहे। अगर उनको खाली मंत्री पद देना ही सब कुछ था और मंत्रालय में पंगु कर दिए गए, तो फिर वो लोग तो असंतुष्ट रहेंगे और मौका पाने पर काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और बीजेपी को यही समस्या सबसे बड़ी सामने आई है। आज उसके साथ
इतनी बड़ी सरकार में प्रचंड बहुमत की, कौन ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से पेन लेकर मंत्रियों को मनाएं, विधायकों को मनाएं, जाएं, फोन करें? कोई डैमेज कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बचाएंगे अपने कुनबे को? और जिन लोगों के दम पर जिस ओबीसी समाज ने 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई, 14 साल का सूखा खत्म किया, आप उनको अगर कोयला कह देंगे, मिट्टी कह देंगे, अंधकार कह देंगे, तो ये शायद सच्चाई से मुंह फेरने की तरह है। तो कौशल किशोर जी ये क्यों कह रहे थे कि सर्वे हुआ था, ये सब हार रहे थे, कोई काम हम नहीं किए हैं? उनकी पत्नी भी शायद कहीं से उनकी पत्नी मलिहाबाद से जय देवी विधायक हैं, वो खुद सांसद हैं। देखिए, एक आदमी ने कहा है कि हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी, एड़िया उठाने से किरदार ऊंचा नहीं हो जाता। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है, काम बोलता है, व्यवहार बोलता है। लोगों को आपने सम्मान दिया होता तो वो कुछ कम खाकर भी संतोष कर लेते। तो यहाँ सम्मान और मान की लड़ाई आ गई, और वो लड़ाई पर आप देखो कि बीजेपी की तरफ से कोई बहुत सिंसियर इफर्ट नहीं हुआ इन लोगों को मनाने का। कोई दिल्ली से आया नहीं मनाने इनको, वहाँ मीटिंग चलती रही, यहाँ ये सब पाला बदल के समाजवादी होते गए। भाई, जब एक दूसरे को कोसने की और एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है तो कोई क्यों आए किसी को मनाने? यहाँ बीजेपी में शीर्ष लीडरशिप को लेकर तमाम सारी कितनी बातें आती रहती हैं मतभेद की, तो कौन चाहेगा? तो जी, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जो मना रहे हो कि और लोग चले जाएं। तो पतन की जो तरीका है, लोग चाह रहे हैं और तेज हो जाएं। जी वीरेंद्र जी, अस्थायित्व तो देखिए लोगों के डिवोशन से आता है, और इसके लिए मिशन की तरह काम करना पड़ता है, निष्ठा से काम करना पड़ता है, और संकल्प के साथ। उसका अभाव है, और इस अभाव को भले न स्वीकार करें, लेकिन ये बात अच्छा देखो, धर्म सिंह सैनी से मैं पूछ रहा था, बातों में कोई कमी नहीं, सबको चैलेंज दे रहे थे कि आ जाओ मेरे सामने, आ जाओ मेरे सामने, आ जाओ मेरे सामने। कैसी कैसी बातें? भाई, दूध दही तो यादव समाज ज़्यादा पीता है, बलिष्ठ माना जाता है। अब अगर सैनी साहब भी हिम्मत बांध लिए हैं उनके साथ आके, तो कुछ ना कुछ हाँ, तो मतलब होगा। आज तो उनकी टोन और भाषा, मतलब मेरे से कई बार पहले भी बातचीत टीवी पे इंटरव्यू पे आए थे, पर ऐसे मतलब नहीं बोलते थे। आज फुल रंगबाजी में बोल रहे थे। भाई, आज सैनी साहब ने 5 साल की अपनी भड़ास निकाली, हाँ, मुझे भी यही ये कह सकते हैं आप। हाँ। क्योंकि वो चाहते भरे थे हुए थे कैबिनेट अंदर में। से। हाँ, उनको वो मान सम्मान नहीं मिला। वो बड़े लोक लेखा समिति के वो चेयरमैन रहे उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री का उसमें भी दर्जा होता विपक्ष में, तो उनका पद तो बड़ा था, लेकिन उनको सम्मान उतना नहीं मिल पाया। पर केशव मौर्य के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिख रहा था। स्वाभाविक है कि जितने लोग छोड़कर जा रहे हो उसमें से कोई केशव मौर्य के खिलाफ नहीं बोला, या बीजेपी की किसी और अदर लीडरशिप के खिलाफ नहीं बोला। अब वो मोदी जी का जो चमत्कार था, अमित शाह का जो मैनेजमेंट था, और सुनील बंसल जी, वो शायद इस बार वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। वो लोग दिल्ली में बैठे हैं, कोरोना काल है, इस बार वो रैलियां नहीं हो पा रही हैं, उस तरह से रोड शो नहीं हो पा रहे हैं, तो जनता को भी अपनी बात पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। जी वीरेंद्र जी, जी, बीजेपी की गाड़ी क्या ढलान की ओर है? ओबीसी समाज के नेता उससे क्या छिटक रहे हैं? अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी का क्या पलड़ा भारी हो रहा है? इन सब चीज़ों पर एक विचार का वक्त आ गया है, और लोग इसको विचार करें और देखें। लेकिन लोग कहते हैं कि बगावत के लिए कलेजा चाहिए। परिस्थितियां बनाती हैं आदमी को, जी, पार्टी में रहना है या छोड़ना है, प्यार करना है या बागी बनना है। जी, सुनिएगा कि जन्मोजात से कोई त्यागी नहीं होता, और खुद गर्जों का कोई अनुरागी नहीं होता, और जुल्म की हद ही बगावत है सिखाती, पैदाइश से कोई बागी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से बेहतरीन इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, आज के मुद्दे को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि चुनाव के पहले बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है, 2022 में क्या बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? तो अंकित लिखते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों का इस तरह से जाना विपक्षी दल को और मजबूत करेगा। रुद्र प्रताप दुबे जी लिखते हैं कि परसेप्शन की लड़ाई में सपा अब आगे आ गई है, 3 मंत्रियों का इस्तीफा निश्चित तौर पर असर डालेगा। ये ओपिनियन है रुद्र प्रताप दुबे जी की।
समीर पाठक लिखते हैं कि अभी और मंत्री हैं, 3 नहीं ये 13 हैं। मैं सीधे रुख करता हूं, इस वक्त मेरे साथ पंखुड़ी पाठक मौजूद हैं। पंखुड़ी जी, मुझे आप बताइए कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपके पास उत्तर प्रदेश को लेकर कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि कोई विजन नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा जो कैंपेन है, प्रियंका जी ने महिलाओं पे इतनी चर्चा करी है, महिलाओं के लिए हमने घोषणा पत्र निकाला है और इतनी बड़ी भागीदारी महिलाओं को दी है। मैंने पहले भी कहा कि शायद आज लोग महिलाओं की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम जो लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और खासकर जो हम महिला कैंडिडेट्स हैं, हमने देखा है कि महिलाओं में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जज्बात है। ये बात सच है कि कांग्रेस का जातीय जो कोई वोट बैंक या इस तरह का जातीय राजनीति हम लोग इस उत्तर प्रदेश में हमारा कोई उसका आधार नहीं है, लेकिन राजनीति को बदलने का जो प्रयास किया है, क्योंकि कई बार ये बात होती है कि जो राजनीति जिस ढर्रे पे चले आ रही है उससे बदलना चाहिए। पर जिस सेक्शन की बात आप पंखुड़ी जी कर रही महिलाओं की, उस तरह का कोई वोट बैंक एग्जिस्ट नहीं करता उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। देखिए, कई प्रदेशों में महिला वोट बैंक बना है और क्योंकि यहाँ पे कभी महिलाओं की बात ही नहीं हुई, आज जब महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं को भी समझ में आ रहा है। मैं खुद जब कहीं जाती हूँ तो महिलाओं को इस बात से ही बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि कोई राजनीति में उनसे आके चर्चा तो कर रहा है। नहीं तो वो कहती है हमें कभी किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे कभी किसी ने कहा ही नहीं कि चुनाव में आपका भी कोई रोल है या आपका भी हम मत जानना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बदलाव देखिए राजनीति में आएगा और आने का समय आ चुका है। पर मैं इसको इस दृष्टिकोण से भी देख सकता हूं कि आपकी राजनीति एकांगी है, सिर्फ महिलाओं के प्रति है, बाकी वर्ग के प्रति आपका अभी कोई विजन स्पष्ट नहीं है। नहीं, देखिए ये ऐसा क्यों माना जाता है कि जब तक आप जाति की बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप नहीं, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप जाति की बात करिए, मैं केवल कह रहा हूं कि ये अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा है। नहीं, क्यों अलाइनमेंट नहीं है? देखिए हमारी राजनीति का इस टाइम पे जो फोकस है वो बहुत बड़े स्तर पे महिलाओं पे है, इसीलिए मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी वर्गों की हम बात नहीं कर रहे। लगातार बेरोजगारों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उनकी लड़ाई का हम लोग हिस्सा बने हैं। तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। निषादों का आपने देखा होगा कि प्रियंका जी ने जो उनके लिए जाकर जो पूरी हम लोगों ने यात्रा चलाई और जहां जहां नाइंसाफी हुई पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, प्रियंका जी ने वो उठाया। सिर्फ खुल के हम लोग किसी जाति की बात नहीं करते, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा कोई विजन नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम जाति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि शुक्रिया आपका। मैं आमंत्रित करता हूँ मनोज राय धूपचंदी को। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आने वाले समय में बीजेपी से कुछ और भी नेता, मिनिस्टर, एमएलए को लेने की आपकी प्लानिंग है? देखिए, जिस तरीके का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़ों का, दलितों का, जो अति पिछड़े नेता थे, उनको जिस तरीके से अपमानित किया है, सत्ता में रख करके उनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए नहीं दिया है। भर्तियां जो हुई, चाहे 69,000, क्या हिस्सेदारी दे दें? प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पीडब्ल्यूडी जैसा मिनिस्ट्री दी, बैठाते कहाँ है स्टूल पे? ये तो छिपी नहीं ना, बैठाते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, बैठाते हैं स्टूल पे। वो तो एक घटना थी। ये कौन सा सम्मान है? है? घटना थी ब्रजेश जी, नहीं, ये कौन सा सम्मान है? उप मुख्यमंत्री को क्या किसी, जहां कार्यक्रम है, किसी की हैसियत है जो मुख्यमंत्री के बराबर कुर्सी न दे? लेकिन इसलिए कि वो पिछड़ी जाति के, उनको अपमानित करना है, अहंकारी है मुख्यमंत्री, उनको अपमानित करना, इसलिए स्टूल पे बिठाया। आपको सिर्फ पिछड़ा ही क्यों पसंद? मैं देख रहा हूं कि जो मेरे पास लिस्ट है सिर्फ पिछड़ा समाज के लोग आपके पास हैं, और तो कोई आपके पास आ नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पिछड़े, एक अवस्थी जी को छोड़ दें, बाला प्रसाद अवस्थी को, नहीं, तो हमारे यहाँ जय चौबे और शर्मा जी भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, और दलित भी आ रहे हैं। आप देखिए ना, जिस तरीके से लोगों का भरोसा जगह है। पर ओबीसी कम्युनिटी ही ज्यादा आ रही है, मैसेज ये है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनका बहुत उत्पीड़न किया है लगातार, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी की जातियां हो, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन लोगों में भरोसा जगह है आदरणीय अखिलेश यादव जी पर और समाजवादी पार्टी पर कि हम इनके साथ आएंगे। किशोर जी की बात सुनी कि ये लोग चुनाव हार रहे थे, टिकट नहीं मिलना था, इसलिए छोड़ के आपके यहाँ गए, तो आप लाइबिलिटी क्यों ले रहे हो? हाँ, अगर इनके यहाँ वो धरहरा वाले जाएंगे तो
तो उनको मंत्री बना देंगे और सारे ब्राह्मण उनकी तरफ हो जाएंगे, और हमारे यहाँ वास्तव में पिछड़ों के नेता राजभर जी आएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे, जिनके नाम पे वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो वो हार रहे हैं सीटें। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और अफवाह फैलाने का काम करते हैं, उसमें इनको महारत हासिल है। आप देखते जाइए। पर आप इस बात को मत भूलिए कि बीजेपी पलट के हमला जरूर करेगी, आपके यहाँ भी तोड़फोड़ हो सकती है। सवाल इस बात का है कि हम इस लायक छोड़ेंगे नहीं कि वो हमको पलट के हमला कर सके। कुछ अहंकार वाली भाषा है नहीं, ये। जिस अहंकार नहीं, जो नाराजगी है लोगों की, आप जिसको हमने एक ये साल पहले राजनीतिक भाषा नहीं है। एक साल पहले निकाल दिया, जिसको उसको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। फैजान भाई, इनकी भाषा देख रहे हो हैं? ये अहंकारी भाषा है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप क्यों दबाव में हो इनके? हम इनके दबाव में कहां से हो जाएंगे? तो बोलो, क्योंकि जवाब हमें दो पता इनको। है कि जो लोग भी जा रहे हैं, तत्काल इनको करारा जवाब दो। भाई वो लालच में जा रहे हैं, परिवारवाद में जा कौन रहे सा हैं। लालच भैया? इनके पास क्या है जो अभी दे देंगे एक टिकट के अलावा? भाई ये बताइए, अखिलेश यादव जी के अलावा समाजवादी पार्टी के पास क्या है? एक यही तो आपके यहाँ की बहन जी के अलावा क्या है आपके पास? ब्रिजेश जी, आपने बहुत सही बात कही। 403 टिकट में ये बताइए समाजवादी को कितना टिकट क्लियर कर पाएंगे? और जिन दलों को ले भी रहे हैं उनको पहले से ही कह देना तुम छोटे दल हो। क्या राजनीतिक में कोई दल बनाना छोटा बड़ा होता है? क्या समाज में कोई भी दल अगर आ गया तो वो छोटा दल हो गया? तो आप क्यों झंझट लगाना चाहते हो इनकी? नहीं, झंझट नहीं, ये देखिए इनका अहंकार मैं बता रहा हूँ। ओके। योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी में ज्यादा फर्क मत समझिएगा ब्रिजेश जी। अच्छा। ये दोनों लोग एक दोनों के पूरक पुषक भी है दोनों। आप देख लीजिएगा 403 हाँ, में। नहीं, मनोज ने जैसी भाषा बोली ना कि पलट क्या ऐसा कर डालेंगे कि क्या क्या बोला था? पता नहीं ये लोग क्या बोल क्या पता ही नहीं है। लड़के हैं, गलती हो जाती है, यही देखिए, सेंटेंस बोला जिस जाता है तरीके इनके की यहाँ। ताकत से बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं छोड़ के, मेरे कहने का मतलब भाई ये फिर था, छोड़ कर आ रहे हैं। आप अपने मैदान में बताइए क्या रखे मेरे थे? कहने का मतलब ये आप था, अपने परिवार में क्या नहीं, रखे मेरी थे? बात हो जाने इसका दीजिए ना। मतलब आप चाह रहे थे मेरे कि कहने- इंतजार कर रहे थे कि मेरे- हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, सब दूसरे लोग आए तो मेरे भरे। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस लायक नहीं बचेगी कि वो मुकाबला कर सके समाजवादी पार्टी से। सिर्फ एक पिछड़े बड़ा एक देखिए, अच्छा कौन किसान पीड़ित है, सांड से मार रहा है, अपनी फसल को बचा रहा है, नौजवान इस जाड़े में मार खा रहे हैं, लाठियों से नौकरी लेने आ रहे हैं, तो भाई बचा आप ही कौन के है? शो नहीं, एक पे बात फिर फैजान भाई, हो बिजली सकता का है, बिल एक सेकंड देगा। रुकिएगा। फैजान भाई, हो सकता है आपको जलन हो, इनसे ईर्ष्या हो कि लोग बिल्कुल इनके यहाँ नहीं। तो जा रहे हैं, आपके यहाँ कोई नहीं आ रहा भाई है। आप ही क्या, ब्रजेश मिश्रा जी, राकेश टिकैत जी ने कहा था कि गन्ना किसान का मूल्य जो है अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव जी के कहा, तीसरे नंबर पर उन्होंने भाजपा को लाए। तो ये बताइए हमें जलन किस बात की होगी? हाँ, इनके यहाँ हम ज्यादा काम- लोग जा रहे हैं, आप क्या नहीं आ रहे हैं? नहीं, किसी के जाने आने से देखिए राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनके अहंकार होगा, इनके पास लोग नहीं रहेंगे, लोग आके भर रहे हैं तो इनको खुशी हो रही होगी। हमारे पास तो भरे हुए लोग हैं। देखिए, हम बहुजन तो समाज पार्टी- आदरणीय मायावती जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाई हमने भी ना कहा हम कुछ बहुजन बोला। समाज पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। क्यों नहीं फैजान, अब आपने इनको बोला भारतीय इनके नेता जनता को पार्टी compare से किया। लड़ने के बजाय ब्रजेश भाई जी, मैं ये भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ने लड़ाई के बजाय लड़ूंगा समाजवादी पार्टी और से क्यों लड़ रहे हो समाजवादी भाई? इसलिए मत लड़ो, लड़ूंगा झंझट क्योंकि मत करो। संविधान विरोधी हो जो गया। लोग होंगे हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग आप आरक्षण सभी का विरोधी बहुत होंगे, बहुत हम लड़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति रोजाना एक नए दिलचस्प मोड़ पर खड़ी होती है और हमें अपनी डिबेट के कई बार मुद्दे तक बदलने पड़ते हैं, क्योंकि दोपहर और शाम होते होते कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हो जाते हैं कि आपको उन विषयों पर डिबेट करने के लिए आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।